इस तरीके से कहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान मेन स्ट्रीम में शामिल हो नहीं सके, उसके कारण अलग है। पर यहाँ पे मैं डेफिनेटली मुसलमानों की जो लीडरशिप आज तक रही है भारत में, देखो मैं आपको हमेशा मैं एक बात कहता हूं और आप इसका शायद आपके दर्शक समझेंगे कि मांगा मुसलमान दिया सलमान। सलमान खान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कांग्रेस की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। उन्होंने जब मुसलमान लीडर हमने मांगा था कांग्रेस से, जो क्योंकि कांग्रेस हम लोगों की नुमाइंदगी करने का दावा ठोकती थी कि हम सेकुलर है, तो हमने मांगा मुसलमान और इन्होंने दिया सलमान खुर्शीद। मतलब मुसलमान के नाम पे इन्होंने दिया सलमान। ये इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने, और कांग्रेस का ही सबसे ज्यादा राज रहा है पिछले 50-60 सालों में, उन्होंने केवल रबर स्टैंप लीडरशिप दी कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को, या मुसलमानों को कांग्रेस और सेक्युलर पार्टियों ने केवल और केवल रबर स्टैंप लीडरशिप दी। वो रबर स्टैंप लीडरशिप क्या थी? रबर स्टैंप लीडरशिप को बोला गया कि मुसलमानों को डराओ। देखो, मुसलमानों के लिए कुछ करना किसी को नहीं था। जब देश भारत आजाद हुआ तब इनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि भाई हम लोगों को अब चुनाव दर चुनाव जीतना है। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को डिसबैंड करो, ये अब एक पॉलिटिकल व्हीकल नहीं बननी चाहिए। पर नेहरू जी का प्लान था कि इसको पॉलिटिकल व्हीकल बनाना है और फिर इंदिरा जी को देना है। इंदिरा जी राजीव जी को देंगी, राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद, और सोनिया जी के बाद राहुल जी को। तो उनको एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म चलानी थी। अब प्राइवेट लिमिटेड फर्म में आपको तो चाहिए ना कि आपकी इनकमिंग शेयर होल्डर्स हो। तो भाई मुसलमान कौम को हमारा शेयर होल्डर कैसे बनाया जाए? तो मुसलमान कौम के लिए कुछ करना नहीं था, मुस्लिम कौम को डरा कर रखो। मुस्लिम कौम के लिए कर दोगे कुछ, अगर आप आज एक मुसलमान को पढ़ा लिखा लोगे, उसको पूरा आप अपॉर्चुनिटी दोगे, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सारी चीजें दे दोगे, तो वो मुसलमान डरेगा थोड़ी। आज मैं आरएसएस से नहीं डरता। आज मैं जो बाकी चीजें बताई जाती है संघ परिवार के बारे में, मैं खुद एग्जामिन करता हूं कि भाई ये सही है या ये गलत है, इनका एजेंडा ये है या नहीं है। पर आपको आरएसएस से एक भूत दिखाना है कि आरएसएस का भूत आएगा, आपको मार देगा, आपको लिंच करेगा, आपको खत्म कर देगा। तो आरएसएस से बचाएंगे हम आपको, इसलिए आप इधर आ जाओ हमारे पास, कुछ सवाल मत पूछो। देखो, आपको गंदगी में रहना पड़ेगा, आपको झोपड़पट्टी में रहना पड़ेगा, स्लम में रहना पड़ेगा, आपको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, पर आपको आपकी जिंदगी मिलेगी, आपको आपकी आइडेंटिटी मिलेगी। वरना तो देखो, आपको बाकी चीजें चाहिए तो आरएसएस मार देगा, आरएसएस आपको खत्म कर देगा। तो ये आरएसएस का डर डर दिखा दिखा कर इन्होंने मुसलमानों की गेटोइजेशन, जिसे कहते हैं, गेटोइजेशन कर ली। मन की भी गेटोइजेशन और लोकेलिटी की भी गेटोइजेशन। इसीलिए मुसलमान जो है वो तो देखो, जो मुसलमान 47 में ये फैसला कर दिया है कि भाई मुझे भारत में रहना है, मुझे पाकिस्तान में नहीं जाना है, क्योंकि उसको पता था पाकिस्तान तो सबसे बड़ा फ्रॉड है दुनिया का। तो इस्लाम के नाम पर सबसे बड़ा फ्रॉड मतलब पाकिस्तान। तो मुसलमान भारत का तो तय कर चुका था कि हमको यहां रहना है, परंतु उसको मन को विभाजित करने का काम, मतलब एक जिन्ना वहां पे चले जाने के बाद यहां पर छोटे छोटे जिन्नाओं को पैदा करने का काम किया है। तो वो किया है कांग्रेस पार्टी ने। और ये ओवैसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये तमाम जो सेकुलर दल है ना, दरअसल ये मुसलमानों को मन से, लोकेलिटी से गेटोआइज करते हैं और एक छोटे से कोने में धकेल देते हैं। उन्हें कुछ रिसोर्सेज नहीं देते, सिर्फ डर दिखा दिखा कर। ये देखो, और हर 4-10 साल के बाद नया डर पैदा होता है। 10 साल पहले डर क्या था? राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, अरे आरएसएस आएगी, आरएसएस आएगी, आरएसएस आएगी। अब राम मंदिर बन गया, सारा कुछ हो गया। ये आरएसएस, ये राम मंदिर पर फिर भी झगड़ा लगाना चाहते हैं। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ओवैसी का बयान सुना होगा, समाजवादी पार्टी का। पर अब वो डर मिट चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया, मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो नया डर, लिंचिंग हो जाएगी। अरे आपका नाम मुसलमान का नाम है, आप आरिफ हो, आप टोपी पहनते हो, आप कुर्ता डालते हो, लिंचिंग हो जाएगी। अरे भाई 150 हिंदुओं की लिंचिंग हुई, पालघर में साधुओं के, भगवाधारी साधुओं की लिंचिंग हुई, तब आपकी मंडली कहां चली गई? तो आप ये देखो, ये नया नैरेटिव अब जो बना रहे मुसलमानों को डराने का। मुसलमान में कोई गलती नहीं है। मुसलमान ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपने भारत से नहीं जुड़ना चाहता हूं, पर जब मुसलमान को ब्रेन वॉश किया जाएगा, एक डर दिखाया जाएगा, एक वोट बैंक की तरह उसका इस्तेमाल किया जाएगा। शाहीन बाग, शाहीन बाग वो लेबोरेटरी है ना सर, आपने तो पूरा मूवमेंट देखा है।
शाहीन बाग में ना किसी को कुछ समझ, ना उन दादियों ने सीए पढ़ा, ना उन दादियों ने एनआरसी की शक्ल देखी, क्योंकि आप और मैं भी नहीं देख सकते, उसका ड्राफ्ट ही नहीं है। पर दादी बोले जा रही है, दादी बोले जा रही है, दादी बोले जा रही है, दादी मां रुक जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारे बारे में है ही नहीं वो कानून। वो कानून तो पाकिस्तानी और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हमारे जो माइनॉरिटीज है वहां पे, उनके लिए वो कानून है, उनको देता है अधिकार, लेता तो कुछ नहीं है। और ये कानून, सीए का कानून एग्जैक्ट सेम हू बहू ये कानून 2004-5 में यूपीए की सरकार लाई, 2007 तक ये कानून रहा। मनमोहन सिंह ने 2003 में इसकी एडवोकेसी की, 1947 में सीडब्ल्यूसी के प्रोपोजिशन में उसकी एडवोकेसी की, महात्मा गांधी ने इस कानून की मांग की, इस कानून की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की। तो तब ये कानून सेक्युलर था, और अब मोदी ला रहा है तो ये कानून कॉम्युनल बन गया, और शाहीन बाग जो है वो लेबोरेटरी बन गया इन तमाम फोर्सेस, माइंडलेस लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट फोर्सेस के जमावड़े का अड्डा बन गया। तो शहजाद भाई, मुझे कई लोगों ने आपके हवाले से ये भी सवाल किया है कि आपने पहले कांग्रेस में होते थे आप, और अब आपने कांग्रेस छोड़ दी है, तो क्या इस तरह कांग्रेस से आपके जैसे स्ट्रॉन्ग लिबरल आवाजें अगर चली जाएंगी तो फिर हिंदुस्तान में ओपोजिशन पार्टीज को कैसे वोकल बनाया जा सकेगा? ये तो फिर वही एक साइड का जो आपने जो गलतियां जो खामियां बताई हैं उसी का आमा जगह बनती रहेंगी ये कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, तो कैसे फिर उसको आप वोकल बनाएंगे उन पार्टीज को? मैंने ना कभी कांग्रेस छोड़ी, और ना कांग्रेस ने कभी मुझे ऑफिशियली निकाला, और वो इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन ये मुझे निकाल देंगे ऑफिशियली, तो इनके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आप देख रहे हैं आज तो कई बड़ी आवाजें भी उठ चुकी है, गुलाम नबी आजाद से लेकर वो 23 लोगों ने लेटर लिखा, उन्होंने कहा दरअसल कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक तरीका, एक जरिया है देश सेवा करने का। मैं कांग्रेस पार्टी में गांधी वाड्रा परिवार का वेटर बनने तो गया नहीं था। मैं देश हित के ऊपर परिवार हित को नहीं रख सकता, ना ही दल हित को रख सकता हूं। तो अगर देश हित से काउंटर करेगी परिवार हित की बात, तो मैं तो देश हित को चुनूंगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी को पर हम परिवार मुक्त बनाएंगे। देखिए, शहजाद मुक्त नहीं बनी है कांग्रेस, और ना बनेगी, और आगे जाके कांग्रेस पार्टी को हम लोगों को परिवार मुक्त बनाना ही सबसे मेन काम है। इसीलिए देखिए, मैंने तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, बड़े सारे लोग जो कांग्रेस से निकले वो बीजेपी चले गए, वो कहीं और चले गए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि एक दिन कांग्रेस पार्टी, जो पार्टी उसको होनी चाहिए, जिस तरीके से उसको होना चाहिए, वो बदलाव आना चाहिए उसमें, ताकि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और तमाम जो दल है वो राष्ट्र हित की बात करके देश को आगे ले जा सके। एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी का होना बहुत जरूरी है। परंतु जब तक इस पार्टी की अध्यक्षता केवल एक परिवार के हाथ में होगी, जब तक ये पार्टी के नाम पर एक पारिवारिक फर्म बनी रहेगी, जब तक इस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र ने इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होगा, पर ये पूरे देश में घूमेंगे और बोलेंगे लोकतंत्र बचाओ, जब तक इस पार्टी में चुनाव नहीं होंगे, जब तक ये पार्टी देश हित की नहीं बात करेगी, बल्कि चाइना हित, पाकिस्तान हित, परिवार हित, सोनिया हित, राहुल हित, प्रियंका हित, इन चीजों की बात करेगी, तब तक शहजाद पूनावाला उनका पर्दाफाश तो करता रहेगा। क्योंकि ये कांग्रेस है ही नहीं, ये नकली गांधियों की नकली कांग्रेस है। हम असली कांग्रेस को लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और असली कांग्रेस के साथ तो हर भारतीय जुड़ा है, हर भारतीय। शहजाद भाई, अभी आपने जिक्र किया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से, और इसको एज सच मुसलमानों ने अपोज नहीं किया, बस कम्युनल लीडर्स ने इसको अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए वो किया। इसी तरह अयोध्या केस था, राम मंदिर वाला, फिर ट्रिपल तलाक हुआ, अब आगे जो यूनिवर्सल पीनल कोड और इस टाइप की चीजें जो आगे आ रही हैं, आप मुस्लिम ऑफ भारत को क्या मैसेज देंगे कि उनको इन सारे इश्यूज पे क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्या ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए बीजेपी को कि ये सब सही है? इनके बारे में आप किस तरह एजुकेट करेंगे कॉमन मुस्लिम को? मुझे एक बात बताइए कि ये जो भी 4-5 चीजें आपने जिक्र की है, इनमें से कौन सा ओरिजिनल
जो एजेंडा था वो बीजेपी का ओरिजिनल था। ये तो तमाम ओरिजिनल एजेंडे कांग्रेस पार्टी के थे। आप आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बीजेपी और मोदी ने डाला क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। बड़ी बड़ी डिबेटें हुई हैं। नेहरू साहब का वक्तव्य है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। हमारा क्रिमिनल लॉ भारत में यूनिफॉर्म है, शरिया के कानून पर पेनल्टी नहीं होती। मतलब कि हिंदू को अगर मर्डर करता है वो किसी का, उसकी सजा अलग और मेरी सजा अलग नहीं है। क्रिमिनल कोड में तो हमारा यूनिफॉर्मिटी है ना। तो भाई आपको वहां पे पर्सनल लॉ नहीं चाहिए, सिर्फ सिविल लॉ में पर्सनल चाहिए। ये कैसा तर्क है आपका जी? तो कांग्रेस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी शुरुआत की, आज उसका अपोज करती है। कांग्रेस ने, मैंने आपको बताया, सीए को पहले लाने का काम कांग्रेस ने किया। आज वो सत्ता से बाहर हो गई तो सीए का विरोध करती है। आप आइए दूसरा एक गौ रक्षा की बात करते हैं। देश में गौ रक्षा का कानून सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टेट्स में लागू किया। कांग्रेस पार्टी ने गौ रक्षा की बात संविधान में डाली। अब वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता केरल में गौ के बच्चे को काटते हैं। ये बोलते हैं ऐसा कानून मत लाइए। इनकी मंडली आ जाती है, बोलती है जय श्री राम, युद्ध घोष बन चुका है, काऊ के नाम पर लिंचिंग हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र। तो मैं मुसलमानों से कहूंगा, ऐसे दोगले लोगों की बातों पे आप जाएंगे? आपके भले की बात है, आप ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में रहते हैं, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है क्या? है कई जगहों पे है ना। है अच्छा मुझे एक बात बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो आपका कौन सा हक मारा जाएगा? आपको कौन से अधिकार से वंचित रखा जाएगा? ये कहते हैं तीन तलाक पे, तीन तलाक इन वन सिटिंग को उन्होंने बनाया। उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्युनल है क्या? चलो बीजेपी कॉम्युनल, नरेंद्र मोदी कॉम्युनल, सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्युनल है क्या? आप सुप्रीम कोर्ट पे भी आपको भरोसा नहीं रहा क्या? अच्छा, कई देश है जहां पर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक के बिद्दत, इसको पूरी तरह से बैन किया गया है। मुस्लिम देश 23 या कुछ ऐसे मुस्लिम देश है, शायद पाकिस्तान का भी एग्जांपल देते हैं, या कम से कम वहां पे एक बात चली थी कि उसको पनिशमेंट वगैरह भी देनी चाहिए। मैंने पढ़ा था ये, मैंने और क्रेडिबल सोर्स से पढ़ा था। तो वो पाकिस्तान जो मुसलमान होने का सबसे बड़ा दावा ठोकता है, मुसलमानों का देश, उसने भी उसको कर दिया क्रिमिनलाइज। तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि चंद नेता है, उनको चाहिए मुद्दा, वो मुद्दे पर वो मुसलमानों के कान में आकर फूंक देते हैं, ये देखो आरएसएस आ रही है, दे आर कमिंग फॉर यू। ये और सिर्फ सिर्फ मुस्लिम लीडर्स नहीं है इसमें, इसमें सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स भी है। मैं इनको कहता हूं एक आंख वाली सेकुलरवादी नेता। उनकी एक ही आंख चलती है। ये हमारे देश में लिबरलवादी और उदारवादी सेकुलरवादी लोग हैं ना आरिफ साहब, इनकी एक ही आंख, पायरेट की तरह एक ही आंख चलती है। तो उनको एक मुस्लिम की लिंचिंग दिख जाएगी, अखलाक की लिंचिंग दिखेगी, छाती पीटेंगे, कुर्ता फाड़ेंगे। और फिर पालघर में लिंचिंग होगी तो सन्नाटा छा जाता है। तो इसलिए उनको एक आंख ही दिखती है। वो जाते हैं, फूंक देते हैं कान में, देखो तुम्हारे लिए आ रहे हैं, मुसलमानों डरो, ये आ गए, ये आपको मार देंगे, ये खत्म कर देंगे। फिर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। शाहीन बाग उसी का एक एक्सपेरिमेंट था। और जैसे दिल्ली दंगे हुए, वो भी, दिल्ली दंगे क्या थे? सहयोग नहीं था, प्रयोग था। दे हैव टेस्टेड इट। दिल्ली दंगों के बाद क्या हुआ? बेंगलुरु में किया, और देश के अलग अलग हिस्सों में इनका नया मॉडल अब शुरू हो चुका है, शाहीन बाग मॉडल ऑफ राइट्स।